ओके। हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो हमने एटीट्यूड की डेफिनेशन डिस्कस की है। उसके बाद हमने एटीट्यूड का जो प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट फेजेस हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने जिस चीज़ को डिफरेंस किया है वो एटीट्यूड और बिहेवियर का आपस में रिलेशनशिप है, हमने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। देन हमने जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं रिगार्डिंग दैट रिलेशनशिप हमने उनको इलेबोरेट किया और अल्टीमेटली हमने कोग्निटिव डिसोनेंस को कवर कर लिया कि कोग्निटिव डिसोनेंस क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को हमने अपने इस पहले सेक्शन के अंदर देख लिया हुआ है। अब जो सेकंड सेक्शन है हम इसमें डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क बिहेवियर्स होते हैं हम उनके मतलब बात करने लगे हैं, जो डिफरेंट एटीट्यूड और बिहेवियर एग्जिस्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जॉब सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रिवेल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ठीक किए बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। जॉब सेटिस्फेक्शन होती क्या है, ठीक है ना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है? जब जो एक नीड होती है एक अपने हमारे कस्टमर की, जब वो हमारी प्रोडक्ट यूज़ करे, उसकी नीड, उसकी जो उसकी परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, वो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच कर जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स सपोज कि ये जो लैपटॉप था मैंने ये परचेज़ किया कि जनाब ये लेट्स सपोज कि 1 साल तक चलेगा, ठीक है ना, और अगर ये 1 साल तक चल जाता है, एग्जैक्टली 1 साल के बाद ये ख़राब हो जाता है, तो मीन्स कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस प्रोडक्ट को लेके, ये जो प्रोडक्ट है उतनी ही देर तक इसने ठीक तरीके से वर्किंग की है। सो देयर इज़ नो नीड टू बी नॉट सेटिस्फाइड, सो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। अगर ये 1 साल की बजाय 5 साल तक चलता रहे तो मीन्स, या 2 साल चलता रहे, या 1.5 साल चलता रहे, या 3 साल चलता रहे, 13 महीने चले, सो इट मीन्स आई एम डिलाइटेड. I'm not just only satisfied with that product, I'm also delighted because it is also going beyond my expectations. So अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चला जाए तो बीइंग अ कस्टमर आप डिलाइट हो जाते हैं, और अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे रह जाए तो फिर आप डिससेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन की टर्मिनोलॉजी के अंदर डिससेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड के अंदर भी डिफरेंस है। एक एम्प्लॉय भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है तो वो भी कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा जनाब मुझे एक अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छा मुझे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा मुझे आफ्टर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा मुझे प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम मिलेगी, ठीक है ना। सो इट मीन्स कि उसके माइंड में भी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं वाइल ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऑनर का, उसके मैनेजर का ये ड्यूटी है कि उसने उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करवाना है किसी ना किसी तरीके से, ताकि जो आपका वर्कर है वो डिससेटिस्फाइड ना हो आपसे, और वो सेटिस्फाइड रहे, और सेटिस्फाइड रहते हुए अच्छा परफॉर्म करे। डिससेटिस्फाइड कब होगा? डिससेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड वो होता है जिसमें आपको आपके जॉब के मेजर पर्क्स मिल रहे होते हैं, मीन्स कि आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, आपको जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जब आप एंटर होते हैं कोई आपको शूट नहीं करता, कोई आपको पंचेस नहीं मार रहा, मीन्स के रिस्पेक्ट और जो वो आपको मेजर जो दो चीज़ें हैं सैलरी वगैरह, वो आपको बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, प्रमोशंस होती हैं, ओवर टाइम्स होते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जॉब आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आपको बेसिक चीज़ सैलरी मिल रही है। उस केस में आप डिससेटिस्फाइड होते हैं। डिससेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट हैप्पी बट यू आर नॉट लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन देयर। ओके, और नॉट सेटिस्फाइड कब आप होते हैं? नॉट सेटिस्फाइड आप तब होते हैं जब आपको बेसिक्स ही नहीं मिलते। जो आपके बेसिक्स थे, सैलरी है, वही आपको टाइम पे अगर ना मिले, महीने बाद जो आपका एम्प्लॉयर होगा यार हालात बड़े तंग हैं, जे बड़ी टाइट है, अगले महीने दोनों महीनों की इकट्ठी ले लेना, ठीक है ना, वो तो ऑनर है, आप तो एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना। या कोई पर्सन जो एम्प्लॉय है वो तो गुजारा नहीं कर सकता ना, ही और शी नीड्स दैट सैलरी फॉर द इंटायर मंथ, ठीक है ना। लेकिन जब उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, मीन्स उसको अपने बेसिक्स नहीं मिल रहे। जब बेसिक्स ना मिले तो फिर आप नॉट सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और आप नॉट सेटिस्फाइड पे आके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। मेजॉरिटी लोग डिससेटिस्फाइड जब होते हैं, इनके जिनको बेसिक्स मिल रहे हों लेकिन पर्क्स ना मिल रहे हों, वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते ड्यू टू जॉब कंपटीशन। लेकिन जिन लोगों को बेसिक्स ही ना मिले तो अल्टीमेटली वो जॉब छोड़ देते हैं। दे रिफ्यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर नॉट इवन कवरिंग द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। सो ये 3 टर्मिनोलॉजीज है। जॉब सेटिस्फेक्शन वो चीज़, वो सिनेरियो जिसके अंदर आपको बेसिक्स भी एक जॉब के अंदर मिले और साथ में जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं वो भी मिले। बेसिक्स क्या है? सैलरी है। एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है? वर्किंग एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, अश्योरेंसेज हैं, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये तमाम चीज़ें जब आपको मिल रही होती हैं तो इसे जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं।
जॉब डिससेटिस्फेक्शन क्या है? कि आपको बेसिक्स मिले, एक्स्ट्रा पर्क्स ना मिले, आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप कमिटेड नहीं रहते, ठीक है ना? आप उसके लिए एक स्टेप आगे नहीं जाते, आप कहते हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं सिर्फ वही पूरी करूंगा। और नॉट सेटिस्फाइड क्या है? जब आपके बेसिक्स ही पूरे नहीं हो रहे होते, आपको सैलरी इवन नहीं मिल रही होती ठीक तरीके से, इट इज कॉल्ड बीइंग नॉट सेटिस्फाइड, और आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन को हम यहाँ पे पॉज करते हैं, हम इसके अगले बिहेवियर पे चलते हैं, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन को हमें आगे जाके मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करना है। जॉब सेटिस्फेक्शन के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है वो एम्प्लॉय कमिटमेंट का है। एम्प्लॉय कमिटमेंट मीन्स कि एक एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का कितना डीप, कितना स्ट्रांग और कितना ऑनरशिप वाला पार्ट फील करता है, ठीक है ना? कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई कितना इजीली कर लेता है, ठीक है ना? For instance, I was teaching in 3 universities in previous 5 to 6 years. Superior University, University of Sargodha. They were wonderful friends. Administration back there in Superior, and they were even wonderful friends and colleagues back there in University of Sargodha. But while working on 3 universities, I can better identify myself with Punjab University, Gujranwala campus. Why that so? It is because I have spent 4 amazing years here as a student, and then ultimately this institution has given me so much that it made it possible that in future I can be a good man and I can achieve much better things. And if that institution was not in a place, I don't think so that those things can be achieved. Okay, Allah's will, Allah's graces are always there. Along with this institution has also played a very important part, so I can identify myself better with PUGC rather than with Superior and Sargodha, despite of the fact that I have worked with full dedication there. But when you talked about commitment, there are 3 types of commitment. The first one is effective commitment, second one is normative commitment, and third one is continuous commitment. I'm not gonna go in the details of these particular types because these are research oriented types and these can be described differently in different contexts. लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कुछ टाइप्स, कुछ कमिटमेंट इस तरह की होती हैं जो मजबूरी खाते होती हैं, ठीक है ना? आप एक जगह पार्ट हैं, वो चीज़ आपको कुछ दे रही होती है, आप उसको छोड़ नहीं सक रहे होते क्योंकि आपके साथ बेनिफिट्स अटैच हैं, और इस वजह से आपके नाम है उसके साथ लॉयल रहते हैं, चलते रहते हैं अनटिल यू विल नॉट फाइंड एनी बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप फौरन स्विच कर जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। सेकेंड कमिटमेंट की टाइप होती है जो सॉर्ट ऑफ एथिकल होती है, ठीक है ना? कि अच्छा यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, अब एथिक्स ये कहते हैं कि मैं पूरी दिल लगाए काम करूँ, मेरा दिल नहीं कहता, लेकिन एथिक्स कहते हैं कि आई हैव टू गिव माई 100% टू दिस पर्टिकुलर जॉब, दिस इज टोल्ड मी बाय द एथिक्स, मोरालिटीज, और मैं उसकी वजह से जॉब कंटिन्यू करता हूँ और उसके साथ डेडिकेटेड और कमिटेड रहता हूँ। ये एक और टाइप है। एंड द थर्ड वन ये केस होता है कि आप दिल के साथ किसी जगह से कमिटेड होते हैं, आप पूरी जान लगा रहे होते हैं, एक स्टेप आगे जा रहे होते हैं, उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट कवर्स, शील्ड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके इमेज को। इसे ये भी एक कमिटमेंट की टाइप होती है। अब इफेक्टिव कौन सी है, नॉर्मेटिव कौन सी है, कंटिन्यूस कौन सी है, आप उस चक्कर में ना जाइए। आप सिंपली ये 3 तरह के कमिटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए, इनको याद रखिए कि 3 लेवल कमिटमेंट्स के होते हैं। एक वो जो मजबूरी खाते होती है, दूसरी वो जो एथिक्स और मोरालिटीज की वजह से होती है, और तीसरी वो जो दिल से होती है। सो ऑर्गेनाइज कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक पर्सन अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई ही नहीं करता तो वो ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी, उसके मिशन और उसके विजन को आगे लेके नहीं चल सकता। अगर आप आइडेंटिफाई खुद को नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप आगे लेके नहीं चल सकते अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उसके साथ परसुएड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप वहाँ पर रह के नुकसान करेंगे उल्टा ऑर्गेनाइजेशन का, आप कभी उसका फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि शायद एक ऐसा पर्सन जो आपसे बेहतर तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हो, वो शायद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। एनी हाउ, ये एक टर्मिनोलॉजी थी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की, एक छोटा सा बिहेवियर था। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर है वो है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। एक पर्सन जब भी किसी जॉब के अंदर, जब भी किसी ऑफिस के अंदर, जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाता है, तो ही और शी वांट्स टू फाइंड द स्पेस, ही और शी वांट्स टू फाइंड द पावर। वो कहता है कि अच्छा यार मुझे कुछ डिसीजंस लेने का खुद से इख्तियार होना चाहिए, सम डिसीजंस कैन बी माई वेरी ओन, ठीक है ना? वो मेरे होने चाहिए और उनको मुकम्मल तौर पे अप्लाई करने की मेरे पास मुकम्मल अथॉरिटी होनी चाहिए। दिस इज समटाइम्स रिक्वायर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, ठीक है ना? और बाज़ का ऑर्गेनाइजेशंस ये चीज़ें उसको जो प्रोवाइड भी करती हैं, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजंस प्रोवाइड करती हैं। इसे साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट कहते हैं। जब एक एम्प्लॉय ये सोचता है
इसके माइंड में ये चलता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे एम्पावर कर रही है, मुझे फ्रीडम दे रही है, मुझे डिसीजंस की कैपेबिलिटी दे रही है, मुझे उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है जो मेरी जॉब का एक ज़रूरी पार्ट थी, ठीक है ना। इस चीज़ को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर तमाम मामला रूटीन में नहीं चल रहे होते। बहुत से दिन बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ें हैपन हो जाती हैं जिनके मतलब रिस्पॉन्स बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, जिनके मतलब रिस्पॉन्स सिखाया नहीं गया हुआ, उनके मतलब रिस्पॉन्स जानने के लिए हमें डिफरेंट टैक्टिक्स, हमें डिफरेंट स्किल्स यूज़ करनी पड़ती हैं। और वो उसके लिए जो स्किल्स हैं वो एम्प्लॉय का सिचुएशनल हैंडलिंग बिहेवियर है, उसके मतलब उसको बुक को देखना ना पड़े, उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड अपनी अकल, समझ और सूझबूझ के मुताबिक कर सके। इसे साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन का। हमने 3 बिहेवियर्स को स्मॉल बड़े ही कंसाइज वे में डिस्कस कर लिया। जॉब सेटिस्फेक्शन को कवर किया, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को कवर किया, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट को कवर किया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ वन जो बिहेवियर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली देखा जाता है, दैट इज देर आर मल्टीपल फेसेट्स ऑफ सम बिहेवियर्स। उनके नाम भी बात का तो बहुत आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फोर्थ बिहेवियर है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ठीक है ना। इसी को ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को बात का हम एक एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ओसीबी को, इसका शॉर्ट नेम ओसीबी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है। तो ये मुख्तलिफ नामों के साथ लिटरेचर में प्रिवेल करता है, लेकिन हम जो नाम यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क या अपने जॉब के ओरिएंटेड जो काम है सिर्फ वही ध्यान से नहीं करने चाहिए, बट ही और शी ऑल्सो बाउंड टू हेल्प अदर कोलीग्स टू, ठीक है ना। उनको भी फैसिलिटेट करना है, उनको भी हेल्प आउट करना है और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर से बेहतर रखना है। इसे ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर कहते हैं, ठीक है ना। एक एम्प्लॉय जब ये काम करता है तो उसको उसकी एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस कहते हैं। एक इन रोल परफॉर्मेंस होती है और एक एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस होती है। इन रोल परफॉर्मेंस ये होती है कि आपने सिर्फ अपने जिम्मे जो टास्क थे आपने ठीक तरीके से परफॉर्म किए, दैट्स इट। एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस क्या होती है, नहीं आपने अपने टास्क कर लिए, अब आप दूसरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपकी क्लासेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं जो अपनी तैयारी जल्दी कर लेते हैं, पेपर से पास आके अपने दोस्तों वगैरह को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। उनको हेल्प आउट करेंगे, जो चीज़ें उनको 4 माह या 2 माह में समझ नहीं आई उनको 1 रात में समझ आ जाए, ठीक है ना। दैट इज एक्स्ट्रा रोल परफॉर्मेंस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉय से कि वो ऐसा करेगा। ये फोर्थ तरह का बिहेवियर होता है। एक और बहुत प्रोमिनेंट बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा जाता है और वो है इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर्स, ठीक है ना। उनमें 2-3 बड़े प्रोमिनेंट हैं आजकल। एक जॉब बर्नआउट है, एक इमोशनल एग्जॉशन है और एक जॉब हॉपिंग का बिहेवियर है। हॉपिंग जो होती है सबसे पहले जॉब हॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट HOPPING, इट इज़ HOPING, जॉब हॉपिंग। जॉब हॉपिंग ये होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ इस तरह के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बगैर किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट कर रहे होते हैं। 2 महीने बैंक में जॉब किया, फिर 2 महीने किसी गारमेंट सेक्टर में चले गए, फिर 2 महीने बेवरेज सेक्टर में चले गए, दिल नहीं लगता 2 महीने, फिर वो होटल इंडस्ट्री के अंदर आ गए, 2 महीने किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन गया। मीन्स दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द जॉब्स, बट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग द पर्सपेक्टिव कि शायद ये हमारी किसी वजह से टर्न ओवर इंटेंशन तो नहीं हो रही, लोग छोड़ तो नहीं रहे, ठीक है ना। इस बिहेवियर को कहते हैं जॉब हॉपिंग बिहेवियर, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर होता है और इसका नुकसान एक इंडिविजुअल को ज़्यादा, एक ऑर्गेनाइजेशन को कम होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फायदा है कि जितनी जल्दी वो इस तरह के बंदा छोड़ के चला जाए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप किसी पे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, आप किसी को ट्रेन कर चुके होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, उसके साथ आपने एक डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की मिस्ट्रीज हैं वो शेयर की होती हैं, जो हिडन थिंग्स हैं आप वो डिस्क्लोज कर चुके होते हैं। और तब जब वो बंदा शिफ्ट कर जाए विदाउट एनी हैविंग प्रॉपर रीजन, तो इस तरह का बिहेवियर अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन पर भी डेंट डालता है। ये इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर को जॉब हॉपिंग बिहेवियर कहते हैं, जिसमें आप किसी बगैर रीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट करते जाएं क्योंकि आपका दिल नहीं लगता, क्योंकि आप स्टेबिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि आप फोकस्ड और आप डेडिकेटेड नहीं है किसी भी एक प्रोफेशन को, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। आप जस्ट कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हैं, चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं विद अ होप इन द माइंड कि किसी जगह पे आके मैं स्ट्रक हो जाऊंगा, किसी जगह पे आके दिल लग जाएगा। एंड बिलीव मी, जॉब होपिंग विल लीव यू एट नोवेयर। वो आपको ऐसी जगह पे जाके छोड़ेगा जहां पे आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं रह जाएगी और यू विल बी अनएम्प्लॉयड कंप्लीटली। एनी हाउ, जो सेकेंड इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डिस्कस किया जाता है एटीट्यूड एंड बिहेवियर की कैटेगरी के अंदर, वो है इमोशनल एग्जॉशन। इमोशनल एग्जॉशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय अपने वर्क टाइम के अंदर अपने डिफरेंट इमोशंस और मूड्स की वजह से ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है
और उसकी वजह से उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मीन्स कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग लेक्चर लेते हुए भी अपने घर की या कुछ देर पहले जो इवेंट हुआ उनकी बातों को माइंड में सोच रहे होते हैं, आपसे भी डिस्कस कर रहे होते हैं, आपको भी परेशान कर रहे होते हैं, एंड अल्टीमेटली दे हैव मेस्ड अप द एंटायर थिंग। ना लेक्चर समझ आया, ना उस इवेंट का बिहेवियर को इंप्रूव हुआ, क्योंकि वो तो पास्ट है, लेकिन आपने उसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ों को मैसअप कर लिया। इसे इमोशनल एग्जॉशन कहते हैं। बार बार सोचना, ज़्यादा सोचना, बात का इस तरह का स्ट्रेस दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो वर्कलोड इतना बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से भी इमोशनल एग्जॉशन जनरेट हो जाता है। आप इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं, काम काम का मुझे देते जा रहे हैं, लेकिन बात का ये इमोशनल एग्जॉशन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। सो ये इमोशनल एग्जॉशन बेसिकली ये है कि आप इमोशनली या इंटरनली या मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आप में कैपेबिलिटी नहीं रहती अपने ओरिजिनल टास्क करने की। ये एग्जॉशन, ये थकावट सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरलोड कर देना काम को, आपको बहुत ज़्यादा टफ रूटीन दे देना, ये भी आपको एग्जॉस्ट कर देती है इमोशनली। से इमोशनल एग्जॉशन कहते हैं। एंड द फाइनल बिहेवियर इन दिस इंडिविजुअल बिहेवियर सेक्शन इज दैट इज जॉब बर्नआउट। ये भी किसी हद तक सेम है इमोशनल एग्जॉशन से। जॉब बर्नआउट ये है कि आपको इतना ओवरलोड, इतना ऑक्यूपाइड कर दिया जाए कि आप फट पड़ें, ठीक है ना। आप रूड हो जाएं लोगों के साथ, आप एम्प्लॉयर के साथ रूड हो जाएं, आप अपने कोलीग्स के साथ रूड हो जाएं, और आप बिल्कुल भी जॉब के अंदर इंगेज ही ना रहें, उसके साथ से मुकम्मल डिसंगेज हो जाएं। इसे जॉब बर्नआउट कहते हैं, ठीक है ना। ये जो जॉब बर्नआउट का बिहेवियर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे होने के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि जो जिन कोलीग के साथ वो बर्नआउट का बिहेवियर होगा वो सबके सबके लिए नुकसानदेह है। अगर एक पर्सन किसी 10 लोगों के सामने किसी पर्सन को इंसल्ट कर देता है, नॉट दैट इंसल्टेड पर्सन इज वल्नरेबल, बाकी कोई 8 में से भी हिम्मत कर सकता है कल को उसको इंसल्ट करने की। सो द पॉइंट इज कि ये भी जॉब बर्नआउट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर है, जिसको मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन को आना चाहिए। So we have talked about these small behaviors which are there in an organization, और इन तमाम के तमाम को मैनेज करना होता है एक एम्प्लॉयर ने। मैनेज कैसे किया जाए? आप सिर्फ एक चीज़ को मैनेज कर लें, जॉब सेटिस्फेक्शन को। आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। किस तरह से? जॉब सेटिस्फेक्शन इन तमाम चीज़ों के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन इन तमाम चीज़ों के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड होगा ना, तो वो बर्नआउट की तरफ नहीं जा सकता। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड होगा तो वो इमोशनली एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड होगा तो वो कमिटेड होगा। अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड होगा तो वो हॉपिंग की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। मीन्स सेटिस्फेक्शन इज द प्राइमरी थिंग जो बाकी तमाम चीज़ों को ठीक कर देगी। तो हमारी सारी फोर्स, सारी डायरेक्शन स्टार्ट में इस चीज़ पे होनी चाहिए कि किस तरह से हमने अपनी वर्कफोर्स को सेटिस्फाइड रखना है। अब सेटिस्फाइड रखने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला उसका मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में छुपा हुआ है। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी आपने पहले पढ़ी होगी डेफिनेटली बेसिक कोर्सेज के अंदर। 5 तरह की नीड्स होती हैं एक इंडिविजुअल की। सबसे पहले होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन आती हैं आपकी सिक्योरिटी नीड्स, देन आती हैं आपकी सोशल नीड्स, देन आती है आपकी सेल्फ एस्टीम नीड, और देन आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5 तरह की नीड्स हैं जो एक एम्प्लॉय की नॉर्मली होती हैं, एक जॉब के दौरान भी, किसी प्लेस के अंदर भी। आपको देखना होता है कि जिस एम्प्लॉय को आपने टैकल करना है वो इनमें से किस नीड के लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, मैं समझता हूँ, वो लोअर लेवल स्टाफ है जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के रनिंग अफेयर्स चलाता है। लाइक अगर एक यूनिवर्सिटी है तो उसके गार्ड्स, उसके स्वीपर्स, ठीक है ना, उसके मैसेंजर्स, उसका क्लरिकल डिपार्टमेंट, ये सब वो लोग हैं जिनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं हो सकती। एक टीचर एक दिन में आता है, ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, अगर क्लरिकल स्टाफ नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, स्टॉप हो जाएगी। तो दीज पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें देखना पड़ेगा कि इन 5 लेवल की नीड में से वो किस लेवल की नीड के ऊपर है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया तो वहाँ पे एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन जो था उसमें उन्होंने डिफरेंट जो वर्कर्स थे उनको शील्ड दे रहे थे, और आई वाज द गेस्ट स्पीकर देयर, चीफ गेस्ट था मैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने गार्ड थे ना उनको भी बुला के ना बुके और शील्ड्स दी। मैं उन गार्ड्स के एक्सप्रेशन देख रहा था, दे वर नॉट हैप्पी आफ्टर रिसीविंग दैट रिकॉग्निशन, बिकॉज उनकी वो नीड ही नहीं है। बुके और शील्ड देना मीन्स यू आर टारगेटिंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। आप उसको टारगेट कर रहे हो, वो भी नीचे लेवल की फिजियोलॉजिकल नीड पे हैं, उनको पैसे चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज मनी कैन मेक देम मोर हैप्पी बिकॉज दे हैव वेरी मच अनसेटिस्फाइड नीड्स देयर बैक देयर होम्स विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर कोलीग्स एंड मैनी थिंग्स एल्स, ठीक है ना। उनके लिए ज्यादा बड़ी मोटिवेशन, ज्यादा बड़ा इंसेंटिव एक मॉनिटरी इंसेंटिव हो सकता है रिगार्डलेस एक शील्ड के, ठीक है ना। तो आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं की और आपने उसको ये कर लिया।
एक पर्सन की नीड ये है कि वो पैसे वगैरह बड़े अच्छे खासे कमा रहे हैं, ठीक है ना, उसके पास अच्छे खासे मॉनेटरी इंसेंटिव्स मौजूद हैं, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। वो कहता है कि जनाब जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहा हूँ तो जो गेट कीपर है वो सल्यूट करे, ठीक है ना। जब मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ तो लोग उठ के मुझसे सलाम लें, ठीक है ना। मेरे जो ऑफिस मुझे दिया गया है वो बड़ा अच्छा हो, डेकोरेटेड हो, उसमें लोग अगर आए तो उसमें बैठ के रिलैक्स फील करें, ठीक है ना। उसके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा ये सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की चीज़ें मैटर करती हैं, जो हाई पोस्ट के बंदे होते हैं। अगर आप उनको मॉनेटरी इंसेंटिव देने लग जाएंगे, वो कहेंगे अब 1,000 कितने कमा लेने, ऐसा ना 5,000 पता नहीं कितने नोट वेख लेने। सो द थिंग इज दे आर मोर फोकस विद द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थिंग्स। सो इसी तरीके से हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर डिफरेंट तरह की नीड्स इक्वायर कर रहा होता है। एक एम्प्लॉयर का, एक मैनेजर का काम, एक लीडर का काम ये है कि उसने आइडेंटिफाई करना है कि ये फलाना बंदा नीड के किस लेवल के ऊपर है, ताकि एग्जैक्टली उसी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। अगर हम सबकी नीड्स को मॉनिटरी वे में सेटिस्फाई करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कर रहे हैं। अगर हम सबकी नीड्स को रिस्पेक्ट और प्रमोशन से सेटिस्फाई करेंगे तो मीन्स हम उन लोगों का लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें एक बैलेंस कायम रखना होगा, जिसकी जिस तरह की नीड उसको उस तरह की सेटिस्फेक्शन, उसकी उस तरह की नीड पूरी कर दें, आप उनको सेटिस्फाई कर लेंगे। सो ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देती है कि किस तरह से हम जॉब सेटिस्फेक्शन जनरेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वही जॉब सेटिस्फेक्शन लीड करती है तमाम अच्छे बिहेवियर्स की तरफ, तमाम अच्छे कंपोनेंट्स की तरफ। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो अभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो जा सकता है। एम्प्लॉय रिटेंशन एक अलग तरह का डायलमा है, एम्प्लॉय रिटेंशन एक मुकम्मल डिफरेंट साइंस है, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट वो जब तक वहाँ पे मौजूद है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। So make your employee satisfied, make your colleague satisfied with productive means, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जब तक पार्ट रहें तब तक वो एक हैप्पी पार्ट रहें और अच्छा पार्ट रहें। कल को अगर आप जॉब करते हो, आपसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो और आपको लगता है आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप क्विट करने से पहले, अपनी उस तरह की इंटेंशन जनरेट करने से पहले कम्युनिकेट करें अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर या अपने लीडर के साथ। उसे बताएं कि जनाब आप किस तरह के प्रॉब्लम्स नीड वाइज फील कर रहे हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है ना। ताकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को चांस दें आपके ग्रीवियंस रिजॉल्व करने का। अगर आप उनको चांस नहीं दे रहे और जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि दे हैव टू अज्यूम ईच एंड एवरीथिंग, तो समटाइम्स इन द स्पीड ऑफ द इवेंट्स बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और वो जो चीज़ें मिस हो जाती हैं वो शायद दोबारा ना की जा सकती हों। सो समटाइम्स व्हेन यू फील आइसोलेटेड, समटाइम्स व्हेन यू फील disheartened, try to communicate it to your superiors in a better ways, in more appropriate words, ताकि शायद वो उस ग्रीवियंस को डिजॉल्व करके आपको एक हैप्पी पर्सन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बना पाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर था। सेकेंड लेक्चर में डेफिनेटली हम हाफ पोर्शन प्रैक्टिकल रखेंगे और हाफ पोर्शन थ्योरेटिकल होएगा। इस लेक्चर के अंदर आपने एटीट्यूड और बिहेवियर को मुकम्मल तौर पे समझा कि एटीट्यूड क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। आपने ये समझा कि एटीट्यूड बनता कैसे, डेवलप कैसे होता है। फिर आपने ये समझा कि एटीट्यूड और बिहेवियर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। फिर आपने डिफरेंट जो स्मॉल लेवल के बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहे होते हैं, आपने उनको ही अंडरस्टैंड किया। और फाइनली आपने देखा कि जॉब सेटिस्फेक्शन की क्या अहमियत है इस सारी मूवी के अंदर, और जॉब सेटिस्फेक्शन की बेस पे आप किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके मुतालिक थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इमोशंस एंड मूड्स को, और साथ में हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम मूवी थी उसकी स्टोरी को, और अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट स्किल है, उसके मुतालिक बात करेंगे। सो डू वॉच दिस लेक्चर टाइमली, and lecture map is needed within 24 hours. Thank you so much.